हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह, तो जो आपका अनुच्छेद 48 है, जो कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अनुसार है, उसमें भारत सरकार को आदेश देता है वह गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे सर, जल्दी बताओ। अगर हम बात करें गदर पार्टी की, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोहन सिंह भागना। अब आप सोचोगे हमने तो लाला हरदयाल पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना थे। इन्होंने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इस दल की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है, जल्दी बताओ। तो ये बलित पर्वत की श्रेणी में आता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी, तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान जो फिल इन द ब्लैंक्स में प्रमुख है, कहां पर ये प्रमुख है या कहां के ये तूफान बिल्कुल प्रमुख तूफान है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सबसे अधिकतम होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव रेखा पर। पहला ऑप्शन करेक्ट। ये हमारा ग्लोब ग्लोब है, ये ध्रुव होते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। किसी वस्तु का भार जो है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। सबसे कम कहां पर होगा? वहां ये होगा आपका भूमध्य रेखा पर। शून्य कहां पर होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। ये जो आपकी बीच में रेखा गई, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, नेट स्केप नेविगेटर एक फिल इन द ब्लैंक्स है। तो नेट स्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं और चारों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि फ्री का मतलब कम नहीं समझ लेना, है ना। जो पेड कोर्स में आप क्लास देख रहे हो या कहीं ऑफलाइन कोचिंग में जाके जो क्लास ले रहे हो, एक बार आकर के देखो। क्वालिटी कंटेंट ना लगे ना तो साला क्लास को डिसलाइक कर देना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार क्लास में आओगे, क्लास की क्वालिटी तभी पता चलेगी, है ना। एक बार आकर के देखो, ना क्लास पसंद आए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना वापस, डिसलाइक कर देना और 4 दोस्तों से और डिसलाइक करवाना अपने। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिए गए लिंक से आप क्लास तक पहुंच सकते हो। अगर आप उस लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है, यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने, इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी बताओ। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा है, जल्दी बताइए।
अकबरनामा के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? सिंपल है ये भी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 111 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेलेनिन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से तीन आर पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं? तो सही आंसर हो जाएगा पहला रिड्यूस, जिसको बोलते हैं कम करना, रीयूज इनको यानी कि पुनः प्रयोग करना, और रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रित करना। तो यही वाले तीन आ रहे हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा निकेल के कारण होता है? कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? त्वचा शोध, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मृदा निर्माण में फिल इन द ब्लैंक्स अपचय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? वनस्पति जात, प्राणी जात एवं जलवायु, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? तो उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों, अंकों, विराम चिन्हों इत्यादि का संग्रह क्या कहलाता है? तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का दौरा किया। तो इन्होंने चंपारण का दौरा किया था सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत और फिल इन द ब्लैंक्स के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो भारत और किसके बीच में है ये? भारत और श्रीलंका के बीच में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। 1813 में पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुक्त व्यापार नीति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय, तो वास्तविक आय जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से किस किस चर को शामिल किया जाता है? स्वास्थ्य को बिल्कुल किया जाता है, जीवन निर्वाह स्तर को किया जाता है, शिक्षा को भी किया जाता है, कुपोषण को नहीं किया जाता है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 का विषय क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बलात्कार सहित दूसरे यौन संबंध या यौन अपराध, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है? आराम से देख लो यातायात चिन्ह, फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखा दे रहा हूं। ये ऑप्शंस हैं, इसका मतलब है कि मोटर गाड़ी आना मना है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्ट आचरण है? यहाँ पर आपको पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है आपका कि चुनाव के खर्चों के बारे में असत्य विवरण, बिल्कुल है भैया, ये तो भ्रष्ट आचरण। दूसरा, निर्वाचन में जीत की संभावना बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरों से सहायता लाभ लेने का प्रयत्न, ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, दोनों सही हैं। किसी रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जल्दी बताओ। रिट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के बड़े समूह को प्रभावित करता हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। बिल्कुल ठीक है। केवल पीड़ित व्यक्ति की याचिका दायर कर सकता है? नहीं भैया, तो केवल और केवल यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि सॉरी, पहला कथन सही होगा, ऑप्शन दूसरा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम लिखें। चलिए भैया, शीर्ष से तल तक लिखना है। सबसे पहले आपको पुलिस उप महानिरीक्षक देखने को मिलेंगे, तो चौथा पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद आएगा आपका पुलिस अधीक्षक, तो तीसरा दूसरे नंबर पे आएगा। फिर आएगा अपर पुलिस अधीक्षक, फिर पुलिस उपाधीक्षक, यानी कि सभी के सभी जो हैं वो नीचे से ऊपर के क्रम में दिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा?
4 3 2 1 चौथे ऑप्शन में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई हैं, अतएव संसद इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियां नहीं दे सकती। तो किस वाद में यह कहा गया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, जो कि 1980 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रार्थी को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं रख सकता कि जो सूचना उसके अधीन रहनी चाहिए थी उसके दस्तावेज गायब हैं। इसे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 का उल्लंघन माना जाएगा और इसे अधिकतम कितने वर्ष तक की कारावास की सजा दी जाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला कथन आपके सामने कि भैया जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज कराने पर इस विधेयक में दंड का प्रावधान है। बिल्कुल है सर। दूसरा है आपका, विधेयक यह प्रोत्साहन देता है कि सूचना प्रकटीकरण हेतु सूचना प्रदाता को आर्थिक राशि दी जाएगी। नहीं, ये नहीं देता है, तो केवल पहले ही सही है। तो चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से संबंधित न्यायिक याचिका फिल इन द ब्लैंक्स में निहित हैं जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान का 7वां अध्याय जिसे वर्ष 1956 में संशोधन किया गया था वह किस विषय में था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। बताओ भैया। बिल्कुल ठीक। दूसरा है आपका, अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों जो है वो सही हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान के में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लेखित है? पहला है आपका, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है पॉइंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्यों सरकारों की प्राप्तियों और व्ययों की लेखा परीक्षा करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं। 1897 में निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अकाल की जांच के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहलाता है? तो उसको हम बजट कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।